हमने भी कुछ तैयार किया था सर, तो मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेना चाहूँगा और मैं आपकी जो इतने साल की जो जर्नी है उसको पिरोना चाहूँगा अपने शब्दों के माध्यम से, अगर आपकी इजाज़त हो तो। 100%। नमस्कार सबको। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। कि 9 साल की उम्र में इनके पिता मुंबई भाग कर आए, फिर जूट की बोरियों को ओढ़कर न जाने कितनी रात बिताई। टेबल के चारों ओर उम्र छोटी थी इसलिए घूम घूम कर पहुंचा। एक दिन वही रेस्टोरेंट खरीद लेंगे इनके बाबा, ये था किसने सोचा। वो कहते थे कि मैं बेच दूंगा सब कुछ, गांव चला जाऊंगा, लेकिन ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे ही संस्कार मिले बेटे को, जिसने कहा लाइफ तू बाउंसर पे बाउंसर डाल, मैं डट के खेलूंगा। कि हर मुश्किल में बलवान बनकर दिखाया, मोहरा बनकर हर दर्द से लड़ना सिखाया। बाबा ने कहा था कि मेहनत से ना डरना, तू कृष्णा बनकर हर मुसीबत से लड़ना। हेरा फेरी नहीं की, सच्चाई से काम किया, हर संघर्ष को बॉर्डर की तरह आपने पार किया। जब दुनिया कहती थी कि तू नहीं कर पाएगा, बाबा की हिम्मत सिखाती थी कि तू मेरा बेटा है, ऐसे कैसे डर जाएगा। कि डर को कर दरकिनार, इन्होंने बचाया उन 150 बच्चियों को जिनकी चीखें सन्नाटे में खो जाती। कुछ तो बात है जो सुनील शेट्टी साहब को सबका बड़ा भाई यानी अन्ना है बनाती। एक ऐसी शख्सियत जो अपनी मौजूदगी से उजाला फैलाए। क्यों ना आज हम सब एक बार खड़े होकर उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। हम सब खड़े होकर एक बार उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनील शेट्टी सर फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सर सबसे पहले देहरादून आए आप, कितने सालों के बाद आना हुआ, देहरादून से क्या कनेक्शन रहा है, क्या यादें रही हैं आपकी हमारे देहरादून से? आई थिंक देहरादून के बारे में जितना भी कहूँ कम ही है। एजुकेशनल हब इंस्टीट्यूशन है, स्कूलों का इंस्टीट्यूशन है ये, जहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं पैदा होते लेकिन लीडर्स पैदा होते हैं। आई थिंक देश को बहुत सारे लीडर्स दिया है देहरादून ने मार्टर्स दिए, इतने सारे यंग जवान हमारे जो भारत माँ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं। पुलवामा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल हो, तो आई थिंक ये वीरों की जगह है। देहरादून की बारिश अलग ही खुशबू। आई थिंक वो पाइन ट्रीज और लाइमस्टोन के बीच में जब इंसान यहाँ आता है तो भीगते तो हम सभी जगह है बारिश में, लेकिन हम भीगते भी हैं और यादें ताज़ा भी करते हैं यहाँ पर। आई थिंक तो इस जगह की खूबी ये है, वादियाँ, लोग बहुत ही अच्छे लोग, और मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है देहरादून, क्योंकि आहन की शूटिंग, मेरी बेटी की पहली फिल्म तड़प यहाँ शूट हुई थी, और उसकी जो दूसरी फिल्म आ रही है जो मेरी अपनी फेवरेट है, बॉर्डर, उसकी भी शूटिंग यहाँ हुई है और आगे भी होने वाली है। तो आई थिंक इट होल्ड्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। सिर्फ पूरे देहरादून की तरफ से ऑल द बेस्ट हम आपको भी कहना चाहेंगे और आहान को भी कहना चाहेंगे। बॉर्डर 2 का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। यू बीन आवर चाइल्डहुड हीरो एंड आपने सब कुछ आज तक मेंटेन किया है जो हम आइडियली कह सकते हैं कि यस ही इज माय हीरो। लेकिन हम पहले चाहेंगे कि हम हमारे हीरो के बचपन की ओर अगर अग्रसर हो, तो बचपन का एक ऐसा दौर था जब पिताजी हमेशा आपके साथ में थे। जैसे आप स्कूल जाते थे, कराटे क्लासेस जाते थे, पिताजी आपको छोड़ने जाते थे। दोपहर में लंच के वक्त आपके पिताजी वापस चले आते थे घर पे, और शाम को आप घर पर रहते और उसके 1-2 घंटे के अंदर पिताजी वापस आ जाते। फिर कैरम खेलना, म्यूजिक, संगीत, ये सारी चीजें। क्या आपको लगता है सर कि आपकी लाइफ का वो गोल्डन फेज था, और वो गोल्डन फेज उसके बाद शायद आपने कभी नहीं देखा, या फिर वैसा गोल्डन फेज आपकी लाइफ में और क्या है जिसकी आप तुलना कर सकते हैं उसके साथ? तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा मानना यही है कि बच्चे ना कभी भी सुन के नहीं मानते, वो देख के सीखते हैं, वो सुन के नहीं सीखते। आप बच्चों को 10 चीज़ें बोलो,
सुनेंगे लेकिन ध्यान वैसा नहीं देंगे। लेकिन जब आप करके दिखाते हो उनको, या आप करते हो और वो अपने नज़रों से देखते हैं, तब वो जाके सीखते हैं। और मैंने पिताजी को ये करते हुए देखा है। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था परिवार और फैमिली के, उन्होंने हर चीज़ सैक्रिफाइस की थी फैमिली के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कमा तो हम बहुत सारी, और पैसे तो बहुत सारे हैं, इस देश में बहुत सारा पैसा है, दुनिया में बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपकी लिमिट क्या है एंड व्हाट एक्चुअली गिव्स यू हैप्पीनेस। तो पिताजी ने ये बहुत पहले ही मुझे सिखाया, और इसलिए आज भी जब भी मैं कुछ फॉलो करता हूँ, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मायने रखती है। इंडस्ट्री में रह के भी मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि 6 बजे के बाद आप मुझे सिर्फ घर और फैमिली के साथ देखोगे, और वही मेरी ताकत रही है। दैट्स बीन माय बैकबोन। ऊपर नीचे हाईज लोज ज़िंदगी में आते ही हैं, लेकिन वो लोज को हैंडल करता है जब आपकी फैमिली आपके साथ है और आप अपने फैमिलीज के साथ हो। तो आई थिंक दैट इज़ द लेसन जो पिताजी ने मुझे दिया, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वो कंटिन्यू करूँ। क्या बात है। परिवार को साथ में लेकर के चलना अगर हो तो कोई इतने बड़े नायक यानी कि हमारे सुनील शेट्टी साहब से सीखे। मैं चाहूंगा उनकी सोच के लिए हम सब मिलकर के एक बार जरा जोरदार तालियां दे सकते हैं। सर, यहां पर जितने भी लोग हैं ना, वो अपने दिल पे हाथ रख के ये जरूर कहेंगे कि बचपन में एक बार तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में ये जरूर किया है कि घर के अंदर पानी गिराया है, और पानी के ऊपर में उन्होंने सोप, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह गिराया है, और उसके ऊपर से वो फिसले हैं। जी। किया है कि नहीं किया? अगर किया हो तो ईमानदारी से एक बार हाथ खड़े कीजिएगा। बचपन में किया है तो ईमानदारी से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नायक हम में से अलग नहीं है। उन्होंने भी अपने बाबा के रेस्टोरेंट में बुधवार बुधवार को जब सफाई होती थी, तब आप ये किया करते थे। जी, और मैं अकेला नहीं, सारे पूरी टीम ऐसे किया करते थे। शेफ से लेके यंग बच्चों से लेके लड़के जो थे काम कर रहे थे उनके साथ, क्योंकि क्लीनिंग भी हो जाती थी और मज़ा भी बहुत आता था। म्यूज़िक ऑन करके हम करते थे। क्लेनलीनेस का एक हिस्सा था, अपने आप को भी क्लेंस कर रहे थे और जगह को भी। तो सर, मैं एक बार वापस पिताजी के ऊपर मैं आना चाहूंगा और एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि पिताजी ने आपको आपके बचपन में या बड़े होने के बाद में ऐसा क्या सिखाया था जो आपका लाइफ लेसन बन गया, और वो भी बिना कुछ कहे आपको सिखा दी वो बात? आई थिंक सच्चाई, बीइंग ऑनेस्ट इन वॉट एवर यू डू। जिंदगी में जब आप ऑनेस्ट रहते हो तो एक डर नाम की चीज़ नहीं होती है आपको। आपके दिमाग में जब आप जानते हो कि मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हूँ, गलतियाँ बहुत हो सकती है, लेकिन इंटेंशनली कभी मैं कुछ गलत नहीं करता और मैं ऑनेस्ट हूँ, तब आपको डर नाम की चीज़ नहीं होती। एंड दैट फियर is what stops us from doing anything in life or achieving anything in life. Unapologetically जब आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरी अटेम्प्ट ऑनेस्ट है, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं वो अचीव कर ही लेते हो। और पिताजी ने यही सिखाया मुझे कि बी ऑनेस्ट, और फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर, मैं चाहूंगा कि अगर इसको थोड़ा सा और एलाबरेट करके अगर आप किसी एग्जाम्पल के साथ में हमें बताएं, कोई किस्सा, कोई वाकया जहाँ पे पिताजी ने कुछ सिखाया, वो लाइफ लेसन बन गया। देखिए, जैसे आप ही ने कहा, जब वो इंसिडेंट हुआ था, 400 लड़कियां फंसी हुई थी मुंबई में कामाटीपुरा जैसे जगह में, और यही चाहते थे कि उन बच्चियों को वहाँ से कैसे निकाले। सारे NGOs, मेरी मदर इन लॉ, विप्ला फाउंडेशन, विप्ला कादरी ने कहा कि ऐसे ऐसे है और इन 400 लोगों को हमको वहाँ से निकालना है। इंटेंशन क्लियर था, तो डिसीजन लिया गया कि हमें कोवर्ट ऑपरेशन में उनको वहाँ से निकालेंगे, लेकिन पुलिस का भी साथ होना बहुत ज़रूरी था, CM का साथ होना, होम मिनिस्ट्री का साथ होना स्टेट में बहुत ज़रूरी था। बिना हिचकिचाए हमने कहा कि नहीं यार, अगर करना है तो ये हो जाएगा। 400 बच्चियों को ये पता था कि उनको वहाँ से निकाला जाने वाला था, तो उन्हें ऑनेस्टली ये मैसेज दिया गया कि आपको चुप रहना और किसी को बात नहीं करना। इंटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। वो बच्चियों ने वो प्रॉमिस रखा। पुलिस को जब कहा गया कि ये ऐसा काम होना है, उनको भी लगा कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है कुछ करने के।
होम मिनिस्ट्री को भी वैसे ही लगा, सीएम को भी वैसे ही लगा। एक कोवर्ट ऑपरेशन में शायद पहले कभी हुआ नहीं है, 400 बच्चियों को निकाल के हमने एक ही इसमें बाहर निकाला था, बिकॉज देयर वाज नो फियर। हमारी इंटेंशंस ऑनेस्ट थी, तो ये डर नहीं था कि क्या होगा, बैकलैश होगी, अंडरवर्ल्ड इसको चला रही है, हमको गोली लगेगी, हमको ये होगा। तो जब आप नेगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होती नहीं है, हिचकिचाहट होती है और हम रुक जाते हैं। तो आई थिंक ये छोटी चीज़ें हैं ये, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ज़िंदगी में। Thank you so much, sir. There's so much to learn from you, and we would love to hear all the stories. हालांकि हमारे पास में उतना वक्त नहीं है। हम एक्टिंग करियर की बात करेंगे सर, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें बताएं कि एक्टिंग का पहला ब्रेक आपके पास में किस तरीके से आया था, और क्या एक्साइटमेंट थी, और पिताजी का क्या रिएक्शन था, घर पे मम्मी का क्या रिएक्शन था जब आपको एक्टिंग का पहला रोल ऑफर किया गया था? देखिए, एक्टिंग का पहला रोल इसलिए ऑफर किया गया क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट था। एक स्टेज आती है ज़िंदगी में, हमेशा, जैसे कि आज बोलते हैं कि लोग फिल्में चल नहीं रही, लेकिन कहीं ना कोई कुछ बड़ा होने वाला है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब मुझे फिल्मों का पहला ऑफर हुआ तो वो दौर था जब डीवीडी पे फिल्में आने लग गई थी। लोगों ने सोचा था कि कभी कोई थिएटर जाएगा नहीं, अभी डीवीडी में घर बैठे बैठे हम मज़े से फिल्में देख सकेंगे। उस दौरान जो ट्रांजिशन हुआ, तब एक्शन बहुत चल रहा था। मैं एक मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ, और मैं लाइव स्टेज पे कुछ परफॉर्म कर रहा था, किसी ने मुझे देखा और ऑफर किया। अभी देखिए, पीरियड खराब था, जैसे पेंडेमिक के दौर पर ही बहुत सारे सिटीज़ बड़े हुए, जैसे पेंडेमिक के दौर में ही देहरादून में जब लोग वापस आए, उन्हें लगा कि यार हमारी जगह, हमारी जन्मभूमि इज बेटर देन एनी अदर प्लेस। कर्मभूमि तो होती है, लेकिन जन्मभूमि इज बेटर। तो वैसे एक टफ फेज में मुझे मौका मिला, क्योंकि वरना फिल्में चल रही थी, एवरीथिंग वाज गुड। ट्रांजिशन में वो हीरोज ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक्शन ही है जो मास तक पहुंचती है। तो मुझे वैसा मौका मिला, एंड फर्स्ट फिल्म था। पिताजी को जाके मैंने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे है। ही सेज, आर यू सीरियस अबाउट इट? तुम ध्यान दे के काम करोगे, रेस्टोरेंट्स के बारे में भूल जाओगे, बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाओगे? तो मैंने कहा हाँ डैड, मैं आई विल गिव इट माई बेस्ट। तो कहा वन लाइफ टू गिव इट योर बेस्ट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे लिए सक्सेस यही होगा कि एक छोटे से गांव का लड़का मुल्की मैंगलोर से जब निकलेगा, देश भर में नाम कमाएगा, तो पहले अपने परिवार के बारे में, अपने कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच के हर वो स्टेप लेना। तो आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली मेरे ज़िंदगी में मैं कितना अचीव करूँगा मैं नहीं जानता हूँ, सक्सेस या फेलियर, लेकिन जब निकलूँगा तो लोग एक गुडविल के साथ निकलूँगा, और ये चाहूँगा कि लोग कहे कि ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। टू सम अप द आंसर, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी में एक 2 लाइनों की कविता है। कहते हैं कि चलते रहोगे पथ पे तो चलने में माहिर हो जाओगे, या तो तुम्हें मंजिल मिलेगी या अपनी जिंदगी में अच्छे मुसाफिर हो जाओगे। जी, मुझे सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट सर, आपने जब करियर की शुरुआत करी तो आपके पास में एक्शन मूवीज बहुत आ रही थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं थोड़ा रोमांस वाले किरदार भी अदा कर सकता हूँ, तो वैसे रोल्स भी मेरे तरफ आने चाहिए? जी, ऑफ कोर्स लगता था। फिल्में सक्सेसफुल थी, एक्शन फिल्में, और माँ बाप और फैमिली, खास करके जब बेटी पैदा हुई, वो जब आने लग गई फिल्में देखने, तो माँ, बेटी, बीवी, जब हम वापस घर जाते थे तो मैं पूछता था कि आपको फिल्में कैसे लगी, मेरी फिल्म कैसे लगी? बोले बहुत अच्छी फिल्म है। तो खुश होता था मैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि सैराडोन की गोलियां बहुत बटती थी घर में यानी सरदर्द बहुत उन्हें होता था, क्योंकि उनको मारधाड़ देख के वो थक जाते थे। तो ये सरदर्द की गोलियां जब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी, मुझे लग गया था कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज, और मुझे कोशिश करनी चाहिए कुछ और करने। और तब मैंने गोपी किशन, अपने धड़कन, हेरा फेरी जैसे फिल्म मैंने सिलेक्ट करने की कोशिश की। हारा मैं, बहुत सारी फिल्में मेरी नहीं चली क्योंकि वो ट्रांजिशन लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन आई थिंक लगातार ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं जाके मैं सेटल हो गया। सर, आपको सब अन्ना अन्ना कहते हैं, ठीक है ना? हमें नहीं पता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अन्ना मतलब हम बड़े भाई के रूप में देखते हैं जी। सुनील सर का बड़ा भाई अन्ना कौन है, और मे बी द गाइडिंग लाइट?
आई थिंक मेरे लिए मेरे अपने कज़न ब्रदर है, सुधीर शेट्टी नाम है उनका। रेस्टोरेंट, हम सब रेस्टोरेंट लाइन से ही आते थे, हमें सर्विस के अलावा कुछ आता ही नहीं था। मुंबई में हमें मौका, हमारी कर्म भूमि में हमें मौका मिला एज उडुपी रेस्टोरेंटर्स। तो तब उन्होंने, वो पहले थे जो एक्सपैंड होके उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। ही लॉस्ट हिज फादर, उनके पिताजी आई थिंक जब वो 21 या 22 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर चुके थे, और उसके बावजूद उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस किया। तो मेरे लिए मेरे कज़न सुधीर शेट्टी हमेशा वो हीरो थे जिन्होंने अपना पाथ बदल कर कुछ साथ साथ कुछ और भी किया। अपने रेस्टोरेंट का ट्रेडिशन तो उन्होंने रखा, लेकिन ही डिड समथिंग एल्स टू। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनको मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। आई सम इट अप इन लाइक 15-20 सेकेंड्स। तो एक वक्त था जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा था कि सुनील सर बाहर जा सकते थे, बावजूद उस मौके पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरी सिस्टर हैं वो बाहर जाएंगी पढ़ने के लिए, और वो 45 साल पहले, आज से 45 साल पहले हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक की, वो अमेरिका गई थी पढ़ाई करने के लिए। चाहते तो सर भी जा सकते थे, लेकिन द ओनली रीजन व्हाई ही डिडंट गो, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार था, उन्हें अपने हिंदुस्तान में रहना था, उन्हें अपने माँ बाबा के साथ में रहना था। ये कितनी बड़ी बात है। एक बार भी मन में ऐसा ख्याल आया कि ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं मैं, इतना बड़ा डिसीजन है, मैं अमेरिका जाऊंगा, थोड़ी हॉलीवुड देखूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिताजी के पास बजट इतनी ही थी, और पिताजी हमेशा कहते थे कि जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी थी। और मेरे 2 बहनें थे, एक बड़ी और एक छोटी, तो उस बजट में वो सिर्फ उन 2 बच्चों को मैनेज कर सकते थे भेजना। और मेरा भी मानना यही है कि बुद्धि की जो शास्त्र है बहुत ही पावरफुल शास्त्र होता है, और इसलिए बेटियों को और बहनों को देना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं इंडिया छोड़ना नहीं चाहता था, भारत छोड़ना नहीं चाहता था, माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था, और हमेशा मुझे एक बिजनेस करने का बहुत शौक रहा है। क्योंकि पिताजी बिजनेसमैन थे, 9 साल की उम्र में आए थे, तो मैं भी कुछ करना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई आई स्टेड बैक। कभी ऐसा होता है सर कि पुराने घर में गए हो आप, उसकी गली में गए हो, और वो देख करके आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे ज्यादा अमीर तो यहाँ की यादें हैं? वो तो है, आज भी मैं कहता हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स जो वो मनाते हैं या एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, वो छोटे घरों में ही है, जहाँ नेबर्स, वो दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहते हैं एक दूसरे के लिए। जबकि हम हाई राइजेस में जाते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे नेबर्स कौन हैं। एक जैकी दादा हमेशा एक बहुत बड़ी बात कहते थे कि जब वो खोली में रहते थे तो माँ खांसती थी, तो हमेशा उन्हें पता चल जाता था कि माँ खांस रही है और माँ को हेल्प की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। लेकिन जब वो 5 बेडरूम के फ्लैट में चले गए, तब एक ही घर में रहते हुए भी जब माँ खांसते खांसते गुजर गई, उन्हें पता भी नहीं चला था, क्योंकि वो अपने कमरे में सोए हुए थे। तो ये है कभी कभार डिस्टेंस जो है, और हम जो हमेशा चाहते हैं ज़िंदगी में कि बड़ा होना, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा ये सब कुछ, हमेशा वो मायने नहीं रखती, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। आई थिंक एज फैमिली टू बी टुगेदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Being connected to your roots is very very important, and that is the reason बहुत सारे लोग जो हैं वो घूम फिर करके वापस हमारे उत्तराखंड की भूमि पर वापस आ रहे हैं। सर, एक दो सवाल कुछ ऐसे भी थे कि आहान के साथ में, आपके बेटे के साथ में क्या आपके डिस्कशंस होते हैं एक्टिंग को लेकर के कि ये सीन ऐसे इनैक्ट करना चाहिए? क्लासेस, स्पेशल क्लासेस घर पे आप देते हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी बाहर निखर के आना बहुत ज़रूरी है। मैं आहान के साथ डिस्कस करता हूँ तो एक ही चीज़ डिस्कस करता हूँ कि बेटा, यू आर एन एक्टर, कभी भी लाइट्स को डायरेक्टली आंखों में मत आने देना, क्योंकि फिर आप लोगों को देखना भूल जाओगे, बिकॉज द आर्क लाइट्स कैन बी वेरी डेंजरस समटाइम्स। मैं जानता हूँ कि अपब्रिंगिंग के वजह से, क्योंकि दादा दादी के साथ रहा है, नाना नानी के साथ बहुत वक्त गुजारा है उसने, सक्सेस वो मैनेज कर लेगा। लेकिन मैंने हमेशा उसको कहा कि फेलियर से डरना मत। फेल हो गए तो दोबारा कोशिश करना,
और फिर भी अगर फेल हुए तो कुछ और कर लेना, लेकिन डोंट बी हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आजकल के बच्चे आप देखोगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत जल्द आ जाता है उनको, क्योंकि मोबाइल पे पड़े रहते हैं। मैं उस मोबाइल को एक सेल कहता हूँ। एक सेल फोन इसीलिए नहीं कहते उसे, सेल फोन इसलिए कहते हैं कि सेल यानी जेल, वो जकड़ के रखता है। और बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे, रियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे। आज आप उस एक बच्चे को कहो कि तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा जब तक उसने वो पोस्ट नहीं किया और उसको 50 लाइक्स नहीं आए। तो लाइक की दुनिया बदल चुकी है। तो मैं हान से बस यही कहता हूँ कि जिंदगी से जुड़े रहो, लोगों से जुड़े रहो, एंड डू नॉट फियर फेलियर। बस यही, क्योंकि ये फ्राइडे हमारे लिए बहुत ख़राब होता है। जब हमारी पिक्चरें नहीं चलती है तो लोग बोल देते अरे वो तो फ्लॉप एक्टर है। मेरी फिल्म फ्लॉप हुई, मैं तो फ्लॉप नहीं हूँ, बिल्कुल बट इट हर्ट्स अ हेल ऑफ अ लॉट। और यही स्पोर्ट के साथ हुआ है, क्योंकि आई ऑनेस्टली बिलीव स्मॉल माइंड्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल बिगर एंड स्मार्टर माइंड्स। एक कंपनी के आप हेड हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप ही का दिमाग है और बाकी जो आपके साथ बच्चे काम कर रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है। तो आई थिंक लिटिल थिंग्स दैट हैव चेंज दिस वर्ल्ड ड्रास्टिकली। तो सर क्या चीज है जो हमारे देश को उजाले की ओर ले जाएगी, टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेस, मोर ग्रोथ, मोर अचीवमेंट्स? व्हाट डू यू आई थिंक? ऑलवेज फील एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तब भी और आज भी आप अपनी जनता को अगर अनएडुकेटेड रखोगे तो आप कंट्रोल कर सकोगे। तो आई थिंक फर्स्ट एंड ओनली रूल इन आवर लाइफ शुड बी कि हमारी कोशिश यही करनी होनी चाहिए कि हम सबको एडुकेट करें। हर एक को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान व्हेन वन इज एजुकेटेड, तब वो अपने बारे में, देश के बारे में, फैमिली और प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। हेल्दी माइंड ऑलवेज ब्रीड्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिटनेस की अगर हम बात करें तो 90 का वो दशक, वो दौर जब आप फिटनेस वाली चीज को फिल्मों में लेकर के आए थे, एक्शन एंड फिटनेस को आप फिल्मों में लेकर के आए थे। और आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तरह तरह की चीजें बताते हैं कि आप ये कीजिए, आपके बॉडी के लिए ये बेहतर है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बैक इन 90s व्हाट वाज सुनील शेट्टीज रेजिम जो वो फॉलो करते थे, उनके हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मंत्रा था जो आज भी वो फॉलो कर रहे हैं? देखिए, कंसिस्टेंसी, बोरिंगली कंसिस्टेंट हूं मैं। मंडे टू सैटरडे जिम जाना, 5:30-6 बजे एट एनी कॉस्ट। जो मेरी रूटीन है उसको फॉलो करना एट एनी कॉस्ट। स्लीप एट एनी कॉस्ट। खाना 6:30-7 बजे के पहले ख़त्म करना एट एनी कॉस्ट। ये बहुत लोग जिम्स के बारे में बात करते, प्रोटीन शेक्स के बारे में बात करते। पहले ये डिसीजन लेना है कि हमें जिम जाना है या मुझे कुछ एक्सरसाइज करना। तो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। और मेरे साथ यही था। 90s का सुनील शेट्टी, प्योर खाना, माँ के हाथ का खाना। 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में है, और हर इलाके का खाना इज अनबिलीवेबल। उसे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। माँ के प्यार के वजह से कुछ घी ज़्यादा डल जाता है कभी कभी, उसको वापस खींचना है। जो सीजनल फूड्स है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसका खाना, नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की जो कभी ये वक्त में विंटर में मिलता नहीं था, वो आप समर में खा रहे हो जेनेटिकली ग्रो करके, वो नहीं। स्टे क्लियर, स्टे सिंपल। वो आई एम 64 टुडे, और अगर आज मैं फिट हूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं सिंपल चीज़ें करता हूँ। मैं कभी प्रोटीन शेक लेता ही नहीं, मुझे प्रोटीन शेक क्या है पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं लेता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपने खुराक में, अपने खाने में मिल जाता है। Like we all say and we should believe, wellness is far cheaper than illness. तो बीमार गिरो ही मत। और ये आप बीमार तब नहीं गिरोगे जब आप एक सिस्टम और रूल फॉलो करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज केप्ट इट सिंपल। सर आपने जैसे कहा ना कि मम्मी जो एक्स्ट्रा घी डाल देती थी, ठीक है ना, कभी आप ना कर पाए, आप ये बोल पाए कि अरे मैं सुनील शेट्टी हूँ, आई एम एन एक्टर, मेरे को डाइटिंग करनी है, फिट रहना है, लेकिन मम्मी को मना नहीं कर पाए? नहीं, मम्मी को मना नहीं कर सकते आप। लेकिन मम्मी के हाथ का एक वक्त का खाना हो तो बाकी दिन का खाना मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि कैलोरीज कहीं ना कहीं, इट्स अ मैथ 2 and 2 will always make 4।
2 और 4 करोगे तो 6 ही बनेगा, 4 पे रुकेगा नहीं। तो मम्मी के हाथ का खाना खाने के बाद मैं अपनी आंखों से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कितना खाया, मम्मी ने कितना घी डाला होगा और क्या क्या खिलाया, उसके बाद नेक्स्ट मील में मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। सर, अगर हम आपके एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लेकिन आपने भी फेलियर देखे होंगे आपके इस फील्ड में। हाउ डिड यू टैकल द लॉस दैट यू फेस्ड इन योर एंटरप्रेन्योरशिप करियर? देखिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी दूर आऊँगा एज एन एक्टर। इतना सारा प्यार, you're a passport to anybody's heart, इतने अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं हमें। और मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप अपने काम के साथ अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करोगे तो काम भी आपके साथ वैसे ही करेगा। तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे एज एन एक्टर, व्हेन आई वाज एक्टिंग एंड ट्राइंग टू डू बिजनेस, दोनों चीज़ें नहीं हुई मुझसे। और मेरी फेलियर्स के वजह से मुझे सीख बहुत मिली, और उस सीख के वजह से आज आई एम सक्सेसफुल, क्योंकि स्टार्टअप्स या यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आए हुए हैं वो चाहते हैं कि उन्हें एक मेंटोर मिले या इन्वेस्ट करने के लिए मिले। तो अच्छे फाउंडर्स के साथ आई हैव इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज दे हैव ग्रोन आई हैव ग्रोन, एंड माई सक्सेस इज देयर सक्सेस। क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, हर चीज़ लोगों को लिखना अच्छा लगता है कि सुनील शेट्टी द एंटरप्रेन्योर, सुनील शेट्टी दिस, लेकिन सक्सेस उनका है, क्रेडिट मुझे दिया जाता है। बट व्हाट यू डू एज एन एक्टर, लेकिन गालियाँ भी उतनी ही बढ़ती है। जब गलती से कुछ बोल देते हैं तो ऐसे छाप देते हैं लोग कि देयर इज नो टुमारो। सर, तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने स्टार्टअप्स की बात करी है, क्विकली 1 और 2 क्वेश्चंस। स्टार्टअप्स की बात करिए, तो अगर हमारे उत्तराखंड में कोई है जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है, एंड इफ दे वांट टू अप्रोच यू एज इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, what is the process, how should they go about it? I have a very strong team, और ऑनलाइन अवेलेबल है ही। ऑल दे हैव टू डू इज कनेक्ट। अगर मैं पर्सनली इन्वेस्ट न भी करूं तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन अगर बच्चे ये सोच के आ रहे हैं कि मेरे पास स्टार्टअप है, आइडिया, और आपको पैसे डालना है, तो कोई पैसे नहीं डालता। एक आइडिया, एक गेम चेंजिंग, पाथ ब्रेकिंग आइडिया होना बहुत ज़रूरी है जी। उस एंटरप्रेन्योर को उतना ही, या उस फाउंडर को उतना ही पैशन होना चाहिए जितना पैशन हमें है। अगर ये सोच रहा है कि 1 साल में 2 साल में बना के बेच दूंगा, तो गुड लक टू हिम। मैं आसपास भी नहीं गिनूँ। मैं स्टेबिलिटी देखता हूँ बिजनेस में। मैं यूनिकॉर्न नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पिताजी ने कभी यूनिकॉर्न सोच के नहीं स्टार्ट किया था। तो आई बिलीव इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, और स्टार्टअप्स को सब देखने के बाद मुझे भी इतनी समझ आ गई है कि ये स्टार्टअप्स जो बहुत ज़्यादा पैसे किसी चीज़ में डालते हैं और उनको लगता है कि पे बैक तो होगा ही, हम बेच के लाएंगे, वैसे होता नहीं है। 2 साल में आपको समझ में आता है कि ये धंधा करने के लायक है ये आइडिया या नहीं। क्विकली लास्ट 2 क्वेश्चन सर, बहुत ब्रीफ आंसर्स मैं चाहूंगा आपसे। मेरा पहला सवाल ये है सर कि आपने देखा होगा टेलीविजन पे अक्सर लोग मिमिक्री करते हैं, आपकी आवाज निकालते हैं, लेकिन जिस तरीके की आवाज वो निकालते हैं ना, आपने वो एग्जैजरेशन तो कभी किया ही नहीं फिल्मों में। कभी देख करके आपको ऐसा लगता है कि क्यों कर रहा है? घर चलता है उनका, आर्टिस्ट है, कहीं ना कहीं ग्रो होके बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्रो करके आज टॉप एक्टर्स बने हुए हैं, तो व्हाई नॉट, एंड दे आर वेल विशर्स ऑफ योर्स। राइट। अमर उजाला संवाद में आप यहाँ पर आए, देवभूमि उत्तराखंड में, देहरादून में आए यहाँ पर। कैसा रहा ये पूरा सफर? आज के इस इवनिंग के बारे में, नॉट इवनिंग, आफ्टरनून के बारे में, मॉर्निंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मुझे बुलाया गया तो और प्रोमिनेंट स्पीकर्स को देख के मैं डर गया था एक्चुअली, लेकिन साथ साथ मैंने ये सोचा कि मेरे ही लेवल के लोगों के बीच में रहूँगा तो एस्पिरेशनल लेवल 0 होता है। यहाँ मेरे से 10x ज़्यादा लोग अचीव किए हुए हैं। तो when you feel small and you see yourself small is the opportunity to grow. So I have seen this as an opportunity to grow, to listen to learned people, and probably do better in life. Just one thing, do we have time to take 1 or 2 questions from the audience? If anyone from the audience wants to ask any question to Sunil Shetty sir, please feel free to ask. Just 2 questions we will take. Sir, मैं आप तक माइक पहुंचा देता हूं, 1 मिनट से। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा और बड़े सारे हमारे लोग जानना चाहेंगे कि आपका आने वाला वेंचर कौन सा है, उसके बारे में अगर आप कुछ 2 शब्द बता सकें। वेंचर्स फिल्मों में
वेलकम टू द जंगल है, हेरा फेरी बन रही है, अभी क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। और हंटर जो मेरा अमेज़ॉन के साथ शो है। और सर, वी ऑलरेडी हैव वन वेरी डेडिकेटेड फैन, सुनील जी की एक बहुत ही शिद्दत से यहाँ पर फैन मौजूद हैं जो एक खास सवाल पूछना चाहती हैं। कैन आई रिक्वेस्ट ममता कुमार जी, कैन वी हैंड ओवर द माइक टू हर प्लीज? वो Yes. एक सवाल पूछना चाहेंगी। Hello, sir. Hi. हाय कहाँ है हाय ममता? हाय ममता। I'm so honored to see you here. बचपन से सिर्फ सिनेमाज में देखा था आपको। आई एम सो ब्लेस्ड रियली। मेरा क्वेश्चन है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और आपने उसको कैसे फेस किया? उसमें से आपने क्या लेसन्स लिए और हम सबके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे लिए तो सब कुछ आसान था क्योंकि पिताजी के रेस्टोरेंट्स थे, एस्टैब्लिश था। मुझे सिर्फ मेहनत करनी थी, मुझे लगन के साथ काम करना था। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से लव योर वर्क लाइक योर ओन चाइल्ड, देयर इज नो अदर चैलेंज। यू हैव टू बी एट इट ऑल द टाइम। एज एन एक्टर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई की तभी भी, बट आई फेल्ड क्योंकि मैं टाइम नहीं दे सका। लेकिन टुडे आई बैक द राइट पीपल। तो आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव, सी इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंड द मार्केट, यू नो, क्योंकि टफ टाइम्स में ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। पैंडेमिक में टाइम पे कितने यंग एंटरप्रेन्योर्स बने, घरों में माएँ बनी, वाइफ्स बने, घर चला रहे थे उस वक्त। तो आई थिंक दोज आर द लेसन्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम देयर। और यही कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. To conclude the conversation that we have had, ladies and gentlemen, I just want to conclude by saying two lines. अक्सर खामोशी में उन्होंने अपना सारा काम किया है, कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटा है, कभी लोगों को चल करके बताया नहीं कि मैंने ये किया है। इसलिए कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो अक्सर खामोश और चुपचाप ही रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, none other than Sunil Shetty sir for you. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।